जी दोबारा अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 74A3 दोबारा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करनी है। जी जी, ये वाला हाँ जी, इसमें हो जाएगा इंशाल्लाह। बोलो। अच्छा चलें भाई खामोश, अब बस चुप, अब सवाल नहीं, अब मेरी बात सुने भाई। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे हमने कल बात की थी और जो रह गया है उस पर गुफ्तगू इंशाल्लाह आज कर लेते हैं। उसके बाद कल जो है इसके एमसीक्यूज की डिस्कशन कर लेंगे। भाई चुप हो जाए ना यार, इस तरह डिस्टर्बेंस होती है ना। अच्छा, जो रह जाएगा वो फिर उसके एमसीक्यूज की डिस्कशन कल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी एक कॉन्सेप्ट है भाई इसके अंदर कैपिटल मेंटेनेंस का। जी भाई, कैपिटल मेंटेनेंस इसके अंदर ना दो चीजें हैं। अरसलान इधर तवज्जो करो भाई जी। इसके अंदर ना दो चीजें हैं। एक है जी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और दूसरी है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। और भाई दूसरी क्या है? फिजिकल जी, फिजिकल कैपिटल जी। भाई कैपिटल मेंटेनेंस में कितनी चीजें हैं टोटल? दो। एक है जी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और दूसरी जी फिजिकल। फाइनेंशियल के अंदर आगे दो दो पार्ट्स हैं। कितने हैं जी? दो। फाइनेंशियल के अंदर कितने हैं भैया आगे? इसकी दो 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 कैटेगरीज। एक है मेरे भाई रियल टर्म्स पे, सॉरी एक है जी मनी टर्म्स पे, एक है जी सर कैपिटल मेंटेनेंस के दो पार्ट्स। एक है जी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और दूसरा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। आगे मेरे मासूम दोस्तों, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में दो चीजें आती हैं। एक है जी मनी टर्म्स, एक है जी रियल टर्म्स। अब तवज्जो से बात सुननी है। असल में ना ये टॉपिक निकला कहां से है ये समझिए पहले। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कंपनी क्या करती है जी? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना तो नॉर्मली हिस्टोरिकल बेसिस पे बना रहे होते हैं। सही है सर? अच्छा, लेकिन आपको पता है ना कि इन्फ्लेशन भी होती है, इन्फ्लेशन भी आ रहा होता है। नॉर्मली मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं ना, जब अब आज तक जितनी दफा भी बनाई हैं, तो वो किस तरह बनाते हैं? उसके अंदर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शामिल नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कंपनी असेस कर रही होती है कि हम जो चीज हम लेना चाह रहे हैं उसकी प्राइसेस क्या होगी, कल को मार्केट में बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। भाई बात समझे? अब देखें ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कहता है जी अब आपने अपने कैपिटल को मेंटेन करना है थ्रू मनी टर्म्स। मनी टर्म्स का मतलब है इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई इन्फ्लेशन शामिल नहीं होगा जी। मनी टर्म्स का मतलब है इसके अंदर किसी किस्म का भी इन्फ्लेशन शामिल नहीं होगा। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इसके अंदर नहीं लेना। इसको क्या बोलते हैं भाई? मनी टर्म्स जी। लिख लें जी, नो इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इधर लिखें मेरे भाई, नो इंपैक्ट ऑफ, यानी दूसरे लफ्जों में मैं बोलूं तो नो एडजस्टमेंट ऑफ मेरे भाई इन्फ्लेशन जी। बात समझ आई भाई
जी इधर आइएगा जरा, जी इधर आइए जरा, ये पढ़ें जी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस क्या होती है। कहता अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज अर्नड ओनली इफ द फाइनेंशियल मनी अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स एट एंड ऑफ द पीरियड exceeds the net asset at beginning of the period excluding distribution and contribution from owners during the year। क्या था, ऑनर से रेलिवेंट जो चीजें हैं इसको इसके अंदर शामिल नहीं करना। मुश्किल बात को इग्नोर कर दें, नीचे आ जाएं। कहता ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स वाली का मतलब समझा दें। कहता प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन नॉमिनल मनी कैपिटल ओवर द पीरियड। कहता इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ एसेट्स हेल्ड ओवर द पीरियड होल्डिंग गेन्स आर कॉन्सेप्चुअली प्रॉफिट्स। कहता दे में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंटिल डिस्पोजल। कहता चीजों की वैल्यू कल को बढ़नी है, सही है सर। कहता आपने इनमें चेंज लेके नहीं आना। कब? कहता जब बिकेगा तब इसका चेंज ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा। इससे कहते हैं मनी टर्म्स पे कैपिटल को मेंटेन करना। किस तरह करना? कहता एज मोस्टली हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज नो एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। चीजों की वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है, कहता आपने इसका इंपैक्ट नहीं लेना, आपने नॉर्मल तरीके से क्या बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक है सर, इधर आइएगा जरा, रियल टर्म्स क्या होती हैं जी। कहता प्रॉफिट रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इन्वेस्टिंग परचेज पावर ओवर द पीरियड। आगे पढ़ लें पहले। कहता दैट पार्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ एसेट दैट एक्सीड द इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज इज रिगार्डेड एज प्रॉफिट। कहता जी 10 रुपए की चीज है, सही है, वो बढ़ के कितने की हो रही है, 12 रुपए की। कहता ये 2 का डिफरेंस है, ये इन्फ्लेशन की वजह से है। उसका इंपैक्ट किस में ले लेना है? उसका इंपैक्ट ले लेना है प्रॉफिट के अंदर। क्या लेना है? अगर मैं सादा बात करूं तो 2 रुपए से आपका क्या बढ़ जाएगा जी। आप क्या करेंगे भैया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को कर देंगे डेबिट, ठीक है, और एक रिजर्व क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक रिजर्व क्रिएट करेंगे। उस रिजर्व का नाम होगा इन्फ्लेशन रिजर्व। सही है सर। ये आज खड़े होके आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि आज इन्फ्लेशन की वजह से चीजों की वैल्यू ऊपर जा रही है, ठीक है, सही है सर। अच्छा, आप आज खड़े होके एक रिजर्व अकाउंट बना लेंगे। उस रिजर्व अकाउंट का नाम होगा इन्फ्लेशन रिजर्व। क्या नाम होगा उसका? इन्फ्लेशन रिजर्व। अच्छा जी, आगे पढ़िएगा। कहता द रेस्ट ऑफ द इंक्रीज इज स्टेटेड एज अ कैपिटल मेंटेनेंस एडजस्टमेंट। सही है सर। अभी क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा इंशाल्लाह समझ आएगा। इसकी एंट्री देख लें बस। कहता प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी और रिजर्व अकाउंट जो आपने क्रिएट किया होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा इधर देखें, क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह ज्यादा समझ आएगी। अच्छा इधर देखिएगा। कहता इसके अंदर इंपैक्ट होता है किसका? इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड। इसके अंदर शामिल होता है। लेकिन भाई जो इन्फ्लेशन का रेट लेना है वो क्या होगा? जनरल इन्फ्लेशन रेट इज टेकन। क्या? जनरल इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज में होगा, इज रेलिवेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए मतलब जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। कहता जनरल इन्फ्लेशन रेट ये परसेंटेज में होगा, वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। अब तीसरे पे आइएगा। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट और लॉस डेबिट और इन्फ्लेशन रिजर्व क्या हो जाएगा? अभी क्वेश्चन करते हैं। तीसरा आ जाए भाई, चले नोट कर लें पहले। तीसरे के अंदर ये जो है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, भाई इसके अंदर भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपने लेना है। फर्क सिर्फ ये है कि इधर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट होगा, उधर क्या होगा? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट होगा। बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, बस बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो थोड़ी बहुत फिर समझ आना शुरू होगी। अभी सिर्फ ये पॉइंट्स लिख लें। जी लिख लिया भाई इधर तक? जी लिख लिया यार। अच्छा
फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस भाई इसके अंदर जी जी स्पेसिफिक मतलब कहाँ पे आएगी इन्फ्लेशन फिजिकल फिजिकल में इधर लिखे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड। जी आगे सुनिएगा बाई स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट इज रेलिवेंट। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी भैया, प्रॉफिट और लॉस डेबिट करंट कॉस्ट रिजर्व क्या हो जाएगा, इधर इन्फ्लेशन रिजर्व नहीं करना, इधर करंट एक नाम दिया बस उन्होंने फिजिकल के लिए होगा करंट कॉस्ट रिजर्व क्रेडिट। इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन। अच्छा जी इधर आ जाएगा करंट एसओसी से रोट होगी। जी इक्विटी में जाता है, ये इक्विटी में, हाँ जी ये हो जाएगा क्रेडिट। ये ओसीआई से रूट होता हुआ किधर चला जाएगा, ये इक्विटी में जाएगा, किधर जाएगा इक्विटी में। अच्छा आप जरा सवाल करें, बल्कि नोट कर लें ये जिसने करना है, फिर क्वेश्चन करवाता हूं आपको। जी दीदी ये लें जी, फैसल भाई गिन लें इधर पीछे बैठ के गिन लेना, इधर से गिने जाएंगे। अच्छा जी जी क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा यार जरा। एग्जाम्पल नंबर 6, मुफ्ती इधर देख, इधर देख, एग्जाम्पल नंबर 6 रिक्वायरमेंट पढ़ लें सबसे पहले। कहता जी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस आपने क्या करना है, कहता कैलकुलेट प्रॉफिट एंड प्रिपेयर समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2001 अंडर द फॉलोइंग कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट्स। कहता आपने क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, प्रॉफिट और लॉस भी बनानी है, और क्या बनाना है भैया जी बोले, और आपने क्या बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई बोलो क्या बोंगो की तरह बैठे हुए, कोई हाँ या ना में जवाब तो दो जी। अच्छा जी जी भाई पहले बनाए मनी टर्म्स में, फिर बनाना है रियल टर्म्स में, फिर बनाना है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। इंसान बनना है, जानवर नहीं बनना, जंगल में नहीं बैठे। ले ले मेरे से। कोई नहीं ले 50 ले। शहरी तुमने क्यों नहीं खाना, खाओ यार, ले आओ शहरी का भी ले आओ। अच्छा जी चले भाई इधर आए, इधर अहमद भाई को गिना, अहमद साहब को गिना यार, ऐसे खुद को भी गिनो, मुझे भी गिनो। हाँ ले ज्यादा ले आना 5 शायद, आपको 3 बार गिने ना। अच्छा जी चलें भाई चलें। कहता एक्स लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस, चलें भाई चुप हो जाना, सवाल करवाने दो यार। एक्स लिमिटेड ने भाई चुप बात ना आए। कहता कमेंस किया बिजनेस ऑन 1 जनवरी ईयर 1 विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंट्री। कहता एक इन्वेंट्री की आइटम है, कितनी है एक। कहता विच कॉस्ट रुपीज 10,000, उसकी कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपया उसकी क्या है भैया जी। भाई इसकी एंट्री क्या हुई होगी बोले जी, एंट्री हुई होगी भैया इन्वेंट्री डेबिट, और क्रेडिट क्या हुआ होगा जी। अच्छा सर अभी चले छोड़े इसकी एंट्री को,
कहता है ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड आइटम्स कितना 14,000 रुपए पे, कितने पे सर 14,000, ठीक है सर। अच्छा जी अब जरा देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, बोलें जी जी सबसे पहले आप इस तरह हेडिंग दें, कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। ये आपने बना रहे हैं भाई किस पे, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, किस पे मेरे भाई, मनी टर्म्स पे। अच्छा जी फिर जी जी भैया फिर ये तो रिक्वायरमेंट ए है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। जी सर जी ये बी रिक्वायरमेंट। तीसरी बताएं, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी करें। जी जी सी मेरे भाई। चलें एक क्वेश्चन अभी देख लें, जो बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व कर लें, आपके फिर घर से करने के लिए छोटा सा सवाल दे देंगे। ये 3 4 5 नंबर का आता है, इससे ज्यादा का नहीं आएगा है। तो 4 एक सवाल कह रहा हूं यार गुजार। अच्छा जी इधर आए जी, ये है जी फिजिकल जी मेरे भाई। सबसे पहले क्या आता है जी, लेस क्या करेंगे इसमें इन्फ्लेशन का रेट जी, इसमें नहीं आएगा। जी है आसान, कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटी है। अच्छा भाई बात सुने जी, बात सुने जी। सबसे पहले बताएं सेल्स कितने की हैं? 14,000 रुपए की। कितने की सर? 14,000 रुपए की। अच्छा ये एक फॉर्मेट इस तरह का बनाएं, दूसरा ये करके नीचे बना लें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और उसको भी यही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये है जी मेरे भाई स्टेटमेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है जी, प्रॉफिट और लॉस या कंपनी अनसेव इनकम। जी नीचे क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ जी मेरे भाई सेल्स कितनी है? 14,000 जी सर सेल्स है 14,000। जी सेल्स है मेरे भाई 14,000। इधर भी इतनी है जी जी बिल्कुल जी। इधर भी कितनी है? अच्छा जी इधर आ जाएगा भाई नॉन करंट एसेट। जी नॉन करंट एसेट में कैश आ गया, कितने का? और सॉरी जी जी सर करंट एसेट में क्या आ जाएगा? नॉन करंट है नहीं ना इस सवाल में जी। सर ये हवा में सेल कर रहे हैं नहीं आइटम बेची है, हवा थोड़ी है। नहीं मतलब वो नाम 10,000 की कौशल के लिए लगी है। अच्छा जी तो कैश में 14,000 पे आ गया सर हमारे पास। कैश में सेल है भाई, देखना वो लेके आगे सेल कर रहे हैं ना, कौशल एक साल है। अच्छा जी जी कैश कितना? 14,000 यार रुक तो जा 1 मिनट यार। फिर इन्फ्लेशन का भी आएगा ना साथ में। जो आपने सेल किया वो चलें भी चलें, खामोश खामोश।
भाई तीनों साइड पे आ गया। दूसरा, आपने 10,000 रुपए की चीज खरीदी भी थी, लेकिन इस सवाल में एज्यूम कर लें कि वो आपने कैश के थ्रू नहीं खरीदा ना जी। आपने कहा जी भैया परचेजेस डेबिट और क्रेडिट क्या हुआ, कैश क्या हो गया, क्रेडिट। कैश नहीं, पेबल कर लो ना, पेबल कर लो जी, पेबल कर ले। अच्छा जी, वो तो कैश आप घर से लाए हो। जी चुप यार, चुप खामोश। कॉन्सेप्ट समझे जो समझाना चाह रहा हूँ, वो डेबिट क्रेडिट वाली ना इस तरह करें, जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। इन्फ्लेशन को एडजस्ट कैसे करना है जी मेरे भाई। सुने जी सुने, स्टार्ट में अब क्या होगा सर, सॉरी परचेजेस डेबिट और क्रेडिट क्या होगा जी, बोले पेबल कर ले। अच्छा, ना ओपनिंग स्टॉक था आपके पास, ना ही क्लोजिंग का जो एक ही आइटम थी वो क्या होगी है मेरे भाई, बिक गई है जी। कॉस्ट ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपया। कितनी आ जाएगी सर, 10,000 रुपए की क्या आ जाएगी आपके पास जी, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी जी। कॉस्ट ऑफ सेल लिखें और तीनों पे लिख दें 10,000। जल्दी करें जी, तीनों पे क्या लिख दें, 10,10,10। चले चले जल्दी करें यार। इक्विटी के अंदर भी ना 10,000 लिख दीजिएगा, इक्विटी में भी 10,000 लिख देना, 10,000 आया होगा। इधर तो नहीं है, ये लो जी। चलें भी चलें भाई, सुने भाई सुने, आप एक एंट्री कर लें अपने पास, 10,000 रुपए से कैश आया, इक्विटी कैश डेबिट इक्विटी क्रेडिट, ठीक है, ये लो। 10,000 से आया और भाई इक्विटी क्या हो गई है, ठीक है जी। और लिख लें, साथ में लिख लें परचेजेस भी किससे हो रही हैं, लिख लें, चलो कैश से लिख लें। सुन लें, छोटे सवाल में क्या है, बस ये लिख लें बस अपने पास। अच्छा जी, इक्विटी के अंदर भी क्या लिख लीजिएगा जी, करंट एसेट है, इक्विटी भी है जी। भाई स्टार्ट में 10,000 एज्यूम करें ना, बिजनेस में ऑनर ले आया। अच्छा, ये मसले नहीं है इस सवाल में, इस सवाल में मसले और हैं। इस सवाल में एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन की कैसे होनी है, इसका ट्रीटमेंट पूछता है। ये तो हर कोई कर लेगा, इसमें तो मसला ही नहीं है। उस सवाल में रिक्वायर सही अगर डाटा नहीं दिया हुआ उसने, अगर खुल के दिया होता तो मसला ही नहीं है ना। अच्छा जी, इक्विटी कितनी है इधर, इधर इधर मेरे भाई जी, ओके। अच्छा जी, देखो ना 10,000 से कैश आया और मेरे भाई इधर से चला गया ना कैश, तो ये 10,000 का क्या हो गया, खत्म हो गया ना। और जब सेल की हमने तो हमने कहा जी कैश 14,000 से डेबिट और सेल्स, ओके, यही एंट्री हुई होगी ना। अच्छा जी, आप मेरे भाई जो परचेजेस की हैं, परचेजेस को इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल में लिख लिया, डिब्बा बना के देख लिया, ओपनिंग स्टॉक है ही कुछ नहीं। 10,000 से परचेजेस बड़ी होंगी, क्लोजिंग स्टॉक भी कोई नहीं है, बिक गया ना, तो परचेजेस ही हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, और रेशियोज के चैप्टर में एक बात समझिएगा, अगर भाई कोई डाटा नहीं दिया हुआ ओपनिंग क्लोजिंग का, सही है, इन्वेंट्री का, तो फिर हम एज्यूम करते होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल बराबर है किसके, परचेजेस के, ठीक है। ये किसी एक लेक्चर में बात नोट लिखवाया हुआ है मैंने। अच्छा जी जी, हाँ जी। अच्छा, अब अगली बात सुने सर, ये जो हम अभी ये वाला काम कर रहे हैं ये किसके बारे में है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट देखें, ये है जी कैपिटल में, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, किस में, मनी टर्म्स में, किस में मेरे भाई, मनी टर्म्स में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आता है या नहीं।
अच्छा सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल तो लिख दीजिएगा ना 10,000 माइनस कर दो। जी। कॉस्ट ऑफ सेल इधर से भी क्या कर दें 10,000 जी। कॉस्ट ऑफ सेल इधर से भी क्या कर दें। अच्छा जी सर, इधर 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 जीपी कितना आया। मेरी बात सुने भाई, इधर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आना है। बात आपने छोटी सी बात याद रखनी है, ये 4-5 नंबर का सवाल आता है मैक्सिमम भी जी। इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं आना। अच्छा जी ये इक्विटी थी मेरे भाई, जो ओपनिंग बैलेंस था आपके पास, क्या ये इक्विटी का क्या है आपके पास भैया। प्रॉफिट आ जाएगा सर। जी इधर भी क्या है भैया, ये प्रॉफिट आएगा जी बिल्कुल जी। जी बात सुने भाई, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो अगर रिटेन अर्निंग का आप अकाउंट बनाएं, इधर देखें रिटेन अर्निंग का अगर अकाउंट बनेगा तो भैया अगर ये ओपनिंग है, या ओपनिंग नहीं तो ड्यूरिंग द ईयर कोई ना कोई एडिशन हुई होगी ना। बात तो एक ही है, ये 10,000 की चले एडिशन कर दें आप, आपने कहा जी कैश आया था वो, तो भैया इसके अंदर पैट आया 4,000 रुपए का। भाई समझ रहे हैं बात, तो टैक्स टुक्स तो है ही नहीं ना वो, तो ये कितना आ गया। सही है सर। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट इसके अंदर ऐड होगा ना, पैट, जिसे आप क्या बोलते हैं भैया, पैट। रिटेन अर्निंग का कौन है, इसमें कैश कहां से आ गया। केड़ा ओ इक्विटी तो बना ले, मैं सारा ऐड कर रहा हूं ना इसके अंदर, सब कुछ ही ले इतनी। अच्छा अब मेरे भाई इधर कितना आना है, पैट 4,000 जी। बताना जरा इधर कितना आया। अच्छा जी इधर आए, इधर आए, ये असल काम है ये वाला। अब अगली बात सुननी है पहले। 5% ड्यूरिंग द ईयर जनरल इन्फ्लेशन वॉज 5%, बट इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू द आइटम वॉज। सुने सुने सुने, ये असल काम है भाई, ये असल काम है, ये असल काम है। ये बताएं, ये वाली आप खुद करके देखें जरा, आपको समझ आती है इस बात की कि नहीं। और एक बात, सॉरी मैं लिखवाना भूल गया, एक सुनना एक सॉरी एक बात मैं लिखवाना भूल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट। रेट इज ऑलवेज अप्लाइड, रेट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन इक्विटी। रेट नहीं, ओपनिंग बैलेंस जो होगा ना, ओपनिंग कैपिटल 1,500 आ जाएगा जी। रेट इज ऑलवेज अप्लाइड। सर जी, इसमें तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कैश पे लगा रहे हैं। नहीं ना, जब कैश आया तो कैश डेबिट इक्विटी कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा ना जी। ऑन ओपनिंग कैपिटल कर लें, इक्विटी कर लें जी। सुनिएगा बात जरा, ये बात याद रखनी है हमेशा आपने। अच्छा अब इधर आओ जी, बताएं जी मुझे, इधर इन्फ्लेशन आना है कि नहीं। इन्फ्लेशन कौन से वाला, 10,000 ओपनिंग बैलेंस है जी इक्विटी का जी। सुने भाई सुने, ओपनिंग बैलेंस का मतलब सुनना, इधर बस एज्यूम कर लो, सवाल डिजाइन ऐसे हुआ है कि थोड़ा सा ना सवाल में क्लैरिटी नहीं है। आप समझे कि यार बैलेंस पड़ा हुआ था हमारे पास। अच्छा जी भैया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, बताना अमाउंट कितनी आती है। इसकी कोई जनरल एंट्री बताए बच्चा, अभी की हुई है, अभी की। प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा। और मेरे मासूम दोस्तों, इन्फ्लेशन रिजर्व क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा जी।
इधर आए जी। इन्फ्लेशन रिजर्व, इधर देखें, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कहता 5% लगाना है आपने 10,000 पे। ये किसकी कैलकुलेशन की जा रही है? ये रियल टर्म्स की करते हैं फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। अच्छा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पे बनाते हैं हमेशा हिस्टोरिक बेसिस पे। अच्छा भैया 500 किस में से माइनस हो जाना? इधर से 500 क्या हो गया? अच्छा जी, इधर आए जरा, और एक रिजर्व क्रिएट कर दो। उस रिजर्व का नाम क्या होगा जी? बोलें जी, उस रिजर्व का नाम क्या होगा भाई? इन्फ्लेशन रिजर्व। उसका नाम क्या होगा? इन्फ्लेशन रिजर्व होगा जी। इधर से क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस जी। इधर आना है कितना? ओके जी, ओके। ये थी ओपनिंग इक्विटी आपके पास, ठीक है सर जी। प्रॉफिट कितना? 3500। दी बात वही, लेकिन उसको सेपरेटली दिखाना है। अब सुनना, इसके लिए सेपरेट एक अकाउंट बनाओ। कितने का भाई? जी भाई बोल रहे हैं जी। चले अगला आप खुद करें जरा 10% वाला। नहीं, अपने हाथ से करो इसको जी, अपने हाथ से एक दफा। भाई ये 4-5 नंबर का एक सवाल आ सकता है, ठीक है जी। अपने हाथ से करें जल्दी। 10% पे रेट लगाओ, लगाएं 10। यार कर लेना यार, ऐसे ना कर भाई, करना सवाल यार। आसान सी चीज़ है यार, 4-5 नंबर का आ गया, मुफ्त के नंबर हैं यार, यकीन करो। ये छोटे छोटे से मार्क्स होते हैं जो पेपर में पास करवाते हैं, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। चलें यार, चलें प्लीज, सीरियस हो यार। ये 10% है। देखें आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट भाई? 4 का आया। इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करो जरा उसमें, इक्विटी के ऊपर लगाओ 10,000 पे 10%। टें 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 कर रहे हैं, ये नहीं कि सवाल कर लें कोई। इधर आओ, इन्फ्लेशन। इधर देखो भाई, अगर आप उसका सोल्यूशन देखें ना, उसने फॉर्मेट को इतना सीरियस ही नहीं लिया हुआ। वो कहता मैं आपसे ना इधर ये नहीं चाह रहा कि मुझे सारी तरतीबें बताएं, उसके लिए और सवाल रखे हुए हैं मैंने। कहता मुझे काम की बात बताओ जो मैंने पूछी है जी। कहता 10,000 मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई प्रॉफिट कितना आया? इधर आप ये भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। जरूरत नहीं है इतनी जी। जी मेरे भाई पैट इन्फ्लेशन रिजर्व की जगह ज्यादा बेहतर है, इसने टेंशन ही नहीं इतनी। ज्यादा बेहतर क्या है? करंट। इसकी समझ नहीं क्या होता है? बस एक नाम दिया स्टैंडर्ड ने यार, जिसको थोड़ा याद कर लो जी। मेरे भाई कितना आ गया? कितना आ गया भाई जी? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपने घर से करके आना है। सेम इसी तरह का 4 से 5 नंबर का शायद आया हुआ है, सेम 5 नंबर का सेम। भाई इससे ज्यादा ये कम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ एक दफा अपने हाथ से गुजारना है। इस सवाल में ये नंबर है, ये वाले, ये आपको आता है कि नहीं? प्रॉफिट और लॉस डेबिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट। आप भी 2 दफा कह लें प्रॉफिट और लॉस डेबिट, डेबिट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट। और बंड्स इधर देखो खामोशी से, इधर होगा मेरे भाई 500 से, इधर होगा 1000 से। क्या बदतमीजी है, चुप हो जाओ, इंसानों वाली हरकतें करो। इधर होगा 500 से मेरे भाई डेबिट, और इधर इन्फ्लेशन रिजर्व होगा
क्रेडिट 500 से। इधर इन्फ्लेशन होगा 1000 से डेबिट और करंट कॉस्ट रिजर्व। देखें फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन बात सुने, एक नंबर के एमसीक्यूज आ सकते हैं। कहता जी बताएं, इतना फर्क नहीं है लेकिन पता नहीं होता वक्त का। कहता बताएं करंट कॉस्ट रिजर्व किस में बनेगा? आपने कहना जी फिजिकल मेंटेनेंस में। कहता है इन्फ्लेशन रिजर्व, बात तकरीबन वही है, नाम का फर्क है, बात वही है। इधर इन्फ्लेशन रिजर्व बनेगा। पास पेपर का एक सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपने क्या करना है, अब आए जरा मैं 2-3 मिनट में थ्योरी पढ़ाऊं और एक सवाल हमने सॉल्व करना है ट्रू और फॉल्स वाला। सर जी जी सर ये ऊपर कॉस्ट से कम हो गया और नीचे जाके वो जो जी बिल्कुल है उसके नीचे वो जो उसी वाला वो कम है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही इसमें है, ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इधर आना जरा। कहता जी कंपेयर करना है सवाल दोनों को, फिजिकल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस को और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस को। इधर आइएगा जरा, बस आपको ना एक थोड़ी सी लाइन मैंने अंडरलाइन करवानी है, बाकी काम की बातें कोई नहीं है। कहता नाइदर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेसिफिक कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। कहता ये जो स्पेसिफिक कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है ना, जो फिजिकल मेंटेनेंस जिसे आप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो भाई? फिजिकल मेंटेनेंस। कहता ये नॉर्मली क्या कहते हैं, ये प्रैक्टिकली हम करते नहीं है इस तरह। ये इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। फिजिकल सीएम होता है। हाँ जी। कहता इन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑल एंटिटीज यूज मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। जी बताएं जी ज्यादा क्या इस्तेमाल होते हैं? आज तक हमने भी यही किया ना। कहता बट बोथ कॉन्सेप्ट्स कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। कहता लेकिन कहता इससे ना जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं उससे क्या होता है, कहता ये भी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बाकी दोनों भी क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कहता ए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल शुड बी अडॉप्टेड। ये हाईलाइट करने वाली बात है। इफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्राइमरीली कंसर्न्ड with the maintenance of nominal invested capital or the purchasing power of invested capital। मुश्किल अल्फाज का मतलब समझ लीजिएगा। कहता इधर सुनिएगा, कहता अगर आप इसके मुताबिक अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसका मतलब है यूजर ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंसर्न ही नहीं है इन्फ्लेशन के साथ। वो कहता यार मैंने जितने की इन्वेस्टमेंट की है मुझे सादा वो बता दो उस पर कितने अमाउंट में कमा रहा हूं। सही है, सही है ना। कहता है इन्फ्लेशन का इंपैक्ट के बारे में वो सोच ही नहीं रहा। इधर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इसके मुताबिक स्टेटमेंट्स बनाएगा, इसका क्या मतलब है? कहता है जितना जनरल इन्फ्लेशन है आप डील करते हैं एसीओ में, किस में आप डील करते हैं? इन प्रोडक्ट्स के अंदर एसी जो भी होगा। कहता एक होगा स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, क्या होगा? एसी के प्राइसेस में कितना इंक्रीज आया। एक होगा वैसे जनरल इन्फ्लेशन। कहता जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बात पे इंटरेस्ट होगा कि यार मुझे ना इतना का रिटर्न मिल जाए जितना की इन्फ्लेशन है, कहता वो फिर इस तरह की बात कर रहा होगा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स के ऊपर, वो इसमें इंटरेस्ट होगा। सही है, यानी देखे ना 5 रुपए से महंगाई होगी, फॉर एग्जांपल 5% महंगाई हुई, यानी चीजों की वैल्यू जो है 5 से बढ़ रही है, ये जनरल इन्फ्लेशन है। ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट नहीं है, ये एसी वाली बात नहीं की जा रही। ठीक है ना। कहता है मार्केट में 5% से चीजें ऊपर जा रही हैं। डॉलर की प्राइस आई। जी जी जी, अच्छा जी जैसे 40% इन्फ्लेशन हो गई थी। हाँ जी। अच्छा अगली बात सुने, इस टाइम क्या हो रहा है वो गुफ्तगू नहीं है। अच्छा भाई अगली सुने बात। कहता अगर तो यूजर चाहता मुझे इतना का रिटर्न चाहिए जितनी की जनरल इन्फ्लेशन है, कहता फिर ये वाली सूटेबल है। अगर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सुन लो बातें फिर नहीं याद, किसी ने नहीं बतानी है आपको। कहता इफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बात में इंटरेस्टेड है कि भाई जितनी क्या कहते हैं रिलेटेड इन्फ्लेशन है इस एसी से जिस पे मैं डील कर रहा हूं, कहता ये बात होगी है स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट। कहता आप जितनी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर जा रही है वो कहता मुझे कम से कम क्या कहते हैं रिटर्न भी कितना मिले अपनी इन्वेस्टमेंट पे जितना स्पेसिफिक है प्रोडक्ट से रिलेटेड। बात समझे भाई जी, ये बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी इन्फ्लेशन और रिटर्न भाई अगर इन्फ्लेशन है, तुमने इन्वेस्टमेंट की 1000 रुपए की जी, इन्फ्लेशन है 10%, तुम्हें कहते हैं जी तुम्हारा पहले तुम्हें रिटर्न मिलता था 100 रुपए, ठीक है जी। तुम कहते हो भैया मैंने 100 रिटर्न नहीं लेना,
अब तो महंगाई हो गई है, 10% महंगाई है, सही है, मुझे 10% मेरे रिटर्न में इंक्रीज करो, ये होता है। आगे आइएगा, कहता हाउ एवर द मेन कंसर्न ऑफ यूजर इज विद द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, ए फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल शुड बी यूज्ड। ये अहम बात है। कहता फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी द, ये सवाल आया हुआ है पास पेपर में एमसीक्यूज, टू बी द मोस्ट रेलिवेंट टू इन्वेस्टर। कहता है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगा, किसकी बात की जा रही है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की, दैट दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयर फॉर इट्स परचेजिंग पावर। भाई जब इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर क्या हो जाती है कस्टमर की, कम होती, बढ़ती कहाँ है भाई, कम होती है। अच्छा जी, ये इस लाइन को हाईलाइट कर लें, इसको 2-3 दफा पढ़ना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जी जी लॉ के मुताबिक तो वही हो जाएगा ना, सुपर विनिंग इम्पॉसिबल। यार इतनी औखी बातें ना कर यार, लॉ थोड़ी पढ़ रहे हैं, लॉ इधर किधर से आ गया यार। अच्छा जी, कहता फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, इसको हाईलाइट कीजिएगा, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। भाई एमसीक्यूज आ सकता है कि फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस जो है ये किन यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ज्यादा सूटेबल है, तो इन 2 लाइनें ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कहता जी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलिवेंट, किन के लिए अहम बात है, टू मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, to management and employees as they are interested in assessing the entity's ability to maintain its, कहते जी वो देखना ये चाह रहे हैं जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं क्या हमारी ऑपरेटिंग कैपेसिटी इतनी है कि अगर इन्फ्लेशन हो जाए उस प्रोडक्ट में तो हम उस इन्फ्लेशन के मुताबिक उसको मीट किया जा सके जितना इन्फ्लेशन हो गया है। जी ये इसके मुताबिक है, फिजिकल के, ये स्पेसिफिक द प्रोडक्ट है। कहता दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आगे बातें कोई इतनी, ये 2-3 लाइनें आपने 2-3 दफा पढ़नी है। आप इधर आए जरा, ये एमसीक्यू सॉल्व करें जी, एमसीक्यू सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यूज नहीं है, ये ट्रू और फॉल्स है। इधर देखें जरा, उनमें इन्फ्लेशन आ सकती है, मतलब जिनकी डिमांड मतलब ज्यादा होती है मार्केट में। जी हर किसी चीज में आ सकती है यार, जिनकी डिमांड कम होगी उनके अंदर भी आएगी। इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन है ना यार, किसी में भी आ सकती है। भाई इधर देखो जरा, ये रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, ये वाला सितंबर 22 में 7 नंबर का आया हुआ, ट्रू और फॉल्स। कहता जी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मैयर्स प्रॉफिट, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। कहता मैयर प्रॉफिट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। जी बताएं भाई, जी मेरे भाई, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी, जी बताएं। बिल्कुल सही बात है, ये लाइंस पढ़ लेना गौर से, ये वाली जो आपको ऊपर पढ़वा के आया था, अगर ये लाइंस आपने पढ़ी तो आप इसका जवाब सही दे सकते हैं, ट्रू। दूसरा कहता इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइजेस, कहता जब इन्फ्लेशन होता है प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। इधर देखें, इसका मतलब है ये जो 4000 का प्रॉफिट है असल में ये 4000 का नहीं है, ये 4000 का नहीं है। अगर जनरल इन्फ्लेशन शामिल करें तो ये 3500 का आएगा। अगर मेरे भाई स्पेसिफिक रिलेटेड टू द प्रोडक्ट वाला इन्फ्लेशन इसमें शामिल करें तो ये 3000 है। इसका मतलब है इस टाइम अगर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ना लिया जाए तो सर प्रॉफिट आपका क्या होता है। अगली बात, ये बात तो सही है। कहता एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड, बिल्कुल सही बात है। और एसेट्स क्या होते हैं कहता व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कहता जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलते हैं आपके क्या उसका नाम है प्रॉफिट आपका ओवरस्टेटेड होता है। और सिंपल सी बात है, आपके एसेट्स क्या होते हैं, आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देख लें। एसेट्स जारी सी बात है, एसेट कम ही होंगे आपके नेट एसेट्स जब कम होते हैं, किस वजह से कम होते हैं, इक्विटी जो नहीं बढ़ाई। हाँ जी। अच्छा भाई इधर आए, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है ट्रू। अगली बात पढ़िएगा, ये अहम बात है, ये वही बच्चा बता सकता है जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन का पता है। कहता इनकम रिप्रेजेंट्स ऑल इंक्रीज इन एन एसेट। कहता इनकम, यस सर पढ़ना नहीं है गौर से। कहता इनकम सिर्फ इंक्रीज होती है ऑल इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी।
भाई मेरे फॉल्स है, फॉल्स है, बात सुने मेरी भाई, मेरी बात सुने, मेरी सुन ले। मैं सर समझाने आया हूँ, इंशाल्लाह समझा के जाऊंगा। आपकी जो है इनकम इंक्रीज होती है जब आपके एसेट बढ़ते हैं जी। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, या रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, बात सही है। और डिक्रीज इन लायबिलिटी, और डिक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब है भाई जब आपकी इनकम जो है हाँ जी, इसका मतलब है अनअर्न्ड इनकम डेबिट और इनकम आपकी क्रेडिट, दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। कहता इनकम सिर्फ तब इंक्रीज होगी, या इनकम ये जो है लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, कहता तब लाजमी ये होगा कि इक्विटी के अंदर इंक्रीज आएगा। यार इक्विटी के अंदर इंक्रीज सिर्फ इनकम के बढ़ने की वजह से आता है? बताएं जरा, अगर ऑनर घर से पैसे ले आया फिर एंट्री क्या होती है, बताएं जी। आप कहते हैं ऑनर जो चीज घर से लेके आया वो डेबिट, और मेरे भाई इक्विटी, तो इधर उर्दू में लिखें, इक्विटी में इंक्रीज, पहले उर्दू में लिख ले बुज़ा, लिखो इक्विटी में इंक्रीज सिर्फ इनकम के ज्यादा होने की वजह से नहीं आता, बल्कि इक्विटी तब भी इंक्रीज होती है जब ऑनर घर से बल्कि जब ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दे। भाई इनकम बढ़ने की वजह से हमेशा ये नहीं होता कि इक्विटी भी बढ़ती है, ये गलत बात है। हाँ ऐसे पॉसिबल है कि जब इनकम बढ़ेगी तो इक्विटी बढ़ेगी, ये बात ठीक है, लेकिन आगे ये भी तो पढ़े ना, कहता डेट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, हमेशा ऐसे होगा? हमेशा ऐसे नहीं होता, और वजह भी है जी, और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं भाई। जी जी बोले हैं, ये देखो ऑल, ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है, ऑल इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन डेट रिजल्ट, इसको लिंक करो ना इन दोनों के साथ। जी जी हाँ, पहले कहा था कि फॉल्स है इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइस। मैंने फॉल्स कब कहा यार? मैंने दोनों में ट्रू बताया यार मुफ्ती, दोनों में मैंने ट्रू बताया यार। कौन सा भाई? मेरे कहता है जब प्रॉफिट, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो सिंपल सी बात है, उधर देखो प्रॉफिट आपका क्या होगा, इसका मतलब है आपका प्रॉफिट 4000 लिखा हुआ है, देखो ना जब प्राइसेस बढ़ी हैं तो एक जगह 3500 आ रहा है, एक जगह कितना आ रहा है प्रॉफिट, 3000 आ रहा है, आपका प्रॉफिट इस टाइम ओवर स्टेटेड है। दूसरी बात, तो इस टाइम तो ओवर स्टेटेड है ना यार, इस टाइम तो ओवर स्टेटेड है ना। अगर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं आएगी तो इस टाइम प्रॉफिट क्या है आपका जी। और जो आपके एसेट्स हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन, कॉमन सेंस है ये, कॉमन सेंस, जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती जाती है कि आपके एसेट्स की वैल्यू उतनी रहती है। आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देखो जरा, अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देखो, जब आपकी इक्विटी कम हो रही है, नेट एसेट्स कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं? जब नेट एसेट्स आपके बढ़ते हैं, नेट एसेट्स क्यों बढ़ते हैं? बोलो शाबाश। इन्फ्लेशन नहीं यार, नेट एसेट्स बढ़ते हैं जब आपके एसेट्स ज्यादा होते हैं लायबिलिटीज से। जब आपके एसेट्स इक्वल हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऐसे ही है सर जी। इधर देखो, अगर आपका एसेट इधर, ओ भाई इधर देखना, इधर अभी इधर देखना है, आपकी ओपनिंग इक्विटी कितनी थी? आप, मैं मिसाल लेता हूं, आपके एसेट हैं 10,000 के, कितने के हैं? 10,000 के। आप लायबिलिटी 0 है, लायबिलिटी कितनी है? 0। आपका कैपिटल है जी 10,000 रुपए का, एग्री करते हो आप? ठीक है सर, ओपनिंग कैश में ऑनर ने इन्वेस्टमेंट कर दी ना 10,000 रुपए की। सर जी सेल हुई, सेल हुई है कितने की सर? 2,000 रुपए की कर लो। इधर से आपका क्या बढ़ गया? 2,000 से कैश बढ़ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है सर भाई, बात समझे हैं? अच्छा जी, सेल को करने के लिए 1,000 रुपए का एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल कम होता है, ठीक है सर, आपका 1,000 से कैश भी कम हो गया। बताओ जरा जवाब क्या आता है अकाउंटिंग इक्वेशन का? 11,000। कितना आता है? नहीं सॉरी, आपके एसेट्स कितने हैं इधर?
और इधर भी कितने हैं? 11,000। कितने हैं? बात समझे हो आपकी नहीं समझे? एग्री करते हो? दूसरी दफा बनाओ। अब एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, सेम बातें वही जी। आपने सेल की 2,000 की, कैश आया और इधर भी यही हुआ जी। 1,000 रुपए के सेल को करने के लिए ना कैश क्रेडिट और मेरे भाई कैपिटल भी कम होता है एक्सपेंस की वजह से। एग्री सर? अब मेरी बात तवज्जो से सुनना जरा। अब एक एडजस्टमेंट ऐसी हुई जिसने आपके प्रॉफिट और लॉस को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब अकाउंटिंग डिवीजन मैच करके दिखानी है आपने। जब उसने क्या कर दिया? आपके प्रॉफिट और लॉस को कम किया। कितने से कम किया? 500 रुपए से। जब आपका प्रॉफिट कम होता है तो गुड्डू ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, अकेला बिजनेस अगर बंदा कर रहा हो, आप मैच करके दिखाओ जरा। इधर भी आपको क्या, आपके ये भी इंपैक्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आसान हो रही है। अच्छा इधर देखो भाई, बड़ी सिंपल बात है। जब आपकी रिटेन अर्निंग कम होती है, अब आपने अगर इसे बैलेंस करना, ऑटोमेटिकली आपके ये क्या है? ये एसेट्स जो है, ये रिसोर्स है एंटिटी का। क्या है? एंटिटी के रिसोर्स कहां से मैनेज होते हैं? या लायबिलिटीज या कैपिटल से। ऑटोमेटिकली मेरे भाई आपका ये क्या हो जाएगा? आपके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। भाई बात समझे हैं? ओके है? ये इसके पीछे साइंस है। अकाउंटिंग डिवीजन बना के देखें। अच्छा जी, ये भी सही है। सॉरी, ये सी वाला गलत है। अगला पढ़ें। ये सिर्फ वो बच्चा बता सकेगा जिसने कल वाला लेक्चर लिया है। कहता टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने कल 4-5 दफा बताया था। मैंने कहा जी इसके अंदर 3 चीजें हैं, बताएं। कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम बायस। मैंने कहा था इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। कहता ए डिपिक्शन वुड हैव 3 खसूसियात। जी बोले कंप्लीट सही है, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम। बात समझे हैं भाई? बाकी जो है ना, अगर इनहांस करना है आपने किसको, यूजफुल को, क्वालिटेटिव, तो उसके अंदर 4-5 और चीजें हैं। टाइमलीनेस होनी चाहिए, वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए, कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, ये और चीजें हैं। अच्छा इसका मतलब है ये फॉल्स है। चौथा कहता इन वैल्यू इन यूज मेथड एसेट्स आर मेजर्ड एट द अमाउंट। एसेट मेजर किए जाते हैं उस अमाउंट पे दैट वुड बी पेड टू परचेज द सेम और सिमिलर एसेट करंटली। भाई ये तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। वैल्यू इन यूज तो कहते हैं कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। सही है सर? तो ये क्या है? गलत है। अब देखिए मेरी बात सुने, जिस बच्चे ने ये बातें गौर से सुनी तो यकीन करें एक आधा गलत होगा, बाकी तो नहीं गलत करेगा वो। अच्छा, और जो ये एमसीक्यूज आए हैं ये वाले, ये मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी हैं, हाईलाइट करवा दी हैं लाइंस, वो पढ़ लीजिएगा घर जाके, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। कहता जी करंट कॉस्ट, अब ये भी कल वाली बात है, एंड फेयर वैल्यू और एग्जिट वैल्यूज। यस सर, यस। एंट्री वैल्यू है और ये भी एंट्री वैल्यू है, ट्रू है, फॉल्स। ठीक है, करंट कॉस्ट मरे एंट्री वैल्यू को कहते हैं। सर मुझे वो गलती लगी, रिप्लेसमेंट। ये मेरे भाई क्या उसका नाम है? ये फॉल्स है। क्या है? ये भी ये फॉल्स है, फॉल्स। अच्छा एक बात सुन लें भाई, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ना, ये जनरल रूल्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? अच्छा, जब स्टैंडर्ड के अंदर कोई गुफ्तगू की हो स्पेसिफिक, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में भी उसके बारे में गुफ्तगू फरमाई हो, तो भाई दोनों में अगर कभी कन्फ्लिक्ट आ जाए, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं है लेकिन वैसे बात की जा रही है, अगर दोनों के अंदर आ जाए कन्फ्लिक्ट, आ गया इंतजार, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। अच्छा सुने भाई, 1 मिनट मेरी सुन लें। अब आपको मेरी कदर ही भूल गई है, आप समोसे देखें यार। सुन ले यार।
अभी अभी नहीं देने किसी को, जब तक बात नहीं सुनेंगे भाई। जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में और मेरे भाई स्टैंडर्ड में, दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाए, जो कि नॉर्मली बहुत कम होता है, तो सर फिर आप स्पेसिफिक को तरजीह देंगे या जनरल को? स्पेसिफिक को, स्पेशल प्रिविलेज जो यार लॉ पढ़ रहा है तू, लॉ में प्रोविजन नहीं पढ़ी? स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड कर देती है जनरल प्रोविजन को। ये ऐसे ही करता है जी, कहता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ओवरराइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये ट्रू है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिक है। कहता फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी द मोस्ट रेलिवेंट। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। कहता व्हेन टू बी द मोस्ट रेलिवेंट टू इन्वेस्टर as they are interested in maximizing the return on their investment and purchasing। 100% सही है। ओके मेरे भाई, कर लेंगे यार ये। कल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक सवाल कराइएगा 4 नंबर, भाई यही है, यही है। ये लेक्चर इधर ही रोक दें और इनको ये दे दें फैसल, शाह फैसल भाई ये दे दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।